हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिनॉप्सिस सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये चैप्टर का। अब पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये पार्ट ही पढ़ा, ओके। और हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं उसका एक फेनोमेनन विच इज स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स यानी क्या? जब दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स traveling in along same path in opposite direction when they interfere with each other, जो नया वेव बना दैट इज सुपर स्टेशनरी वेव, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमको कैसे चाहिए? दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव चाहिए, यानी सेम आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स यानी क्या? उनका एम्पलीट्यूड सेम, एंगुलर वेलोसिटी सेम और प्रोपेगेशन कांस्टेंट सेम, है ना। इसका मतलब क्या है? ए, ओमेगा और के ये कैसा होना चाहिए? सेम, है ना। तो ये याद रखो, क्लियर। अब इसका इक्वेशन, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहला एक प्रोग्रेसिव वेव है ना, वो है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। तुम देखोगे यहां पे, तो दिस इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन and this is traveling along negative x direction। अब जब ये सुपर इंपोज होंगे तो नया वेव जो बनेगा वो बनेगा स्टेशनरी वेव, और उस स्टेशनरी वेव का इक्वेशन रहेगा ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इनटू साइन 2 पाई एन टी, है ना। के और लैम्बडा में जो रिलेशन है ये लास्ट लेक्चर में ही बढ़ाया था कि k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। अब उसमें भी याद रखो, ये जो टर्म होता है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है? ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, यानी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। तो यहां पे याद रखना, हर जगह एसएचएम का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है। ठीक है। अब सेम नहीं होगा तो कहीं पे मैक्सिमम होगा और कहीं पे मिनिमम होगा, है ना। तो मैक्सिमम जब होगा यानी कितना होगा? ट्वाइस ए, क्योंकि ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम यानी प्लस माइनस 2a होगा, और कहीं पे 0 होगा। तो जिस पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड एसएचएम का एम्पलीट्यूड कैसा होगा? मैक्सिमम, उन पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे एंटी नोड। क्या कहेंगे? एंटी नोड्स। और जहां पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0, उन पॉइंट को कहेंगे हम लोग नोड्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना स्टेशनरी वेव के लिए, ओके। अब आता है कंडीशन फॉर नोड्स, है ना। अब यहां पे देखो कंडीशन फॉर नोड्स में, है ना, मैंने क्या कहा था? कंडीशन फॉर नोड्स में एम्पलीट्यूड जो है ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये कितना होना चाहिए? 0। ट्वाइस ए से डिवाइड किया यानी कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा कितना है? 0। कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स बन गया, यानी 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा कितना हो गया? कॉस इनवर्स 0। कॉस की कौन सी वैल्यू 0 होती है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। सब में से पाई कट हुआ, लैम्बडा बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू बनी लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4 एंड सो ऑन। तो एक्स के इन पोजीशंस पे क्या बनने वाला है? एंटी नोड, यानी दिस इज फर्स्ट एंटी नोड, sorry first node, extremely sorry, node, this is second node
दिस इज थर्ड नोड। पहला नोड और दूसरे नोड के बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स कितना आएगा, लैम्बडा बाई 2, ये याद रखना, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स। अब बारी आती है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी नोड्स। मैंने क्या कहा था अभी तुमको, एंटी नोड्स वहां बनेंगे जब जहां पे cos 2 x बाय लैम्बडा की वैल्यू प्लस माइनस 2a रहेंगी। 2a कैंसिल हो गया, तो cos 2 x बाय लैम्बडा की वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी इसका मतलब क्या है, 2 x बाय लैम्बडा की वैल्यू, cos की वैल्यू 1 0 पे आती है, माइनस 1 पाई पे आती है, फिर प्लस 1 2 पाई पे आती है, फिर माइनस 1 3 पाई पे आती है, ऑन सो ऑन। पाई से डिवाइड किया और लैम्बडा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ जाएंगे 0, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये वो पोजीशंस है जहां पे क्या बनेगा, एंटीनोड। तो x इक्वल टू 0 पे फर्स्ट एंटीनोड बनेगा, लैम्बडा बाई 2 पे सेकेंड एंटीनोड बनेगा, लैम्बडा पे थर्ड एंटीनोड बनेगा। तो अगर मैं तुमको पूछूं कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए लैम्बडा बाई 2 माइनस 0 विच इज अगेन लैम्बडा बाई 2। यानी दो नोड के बीच में डिस्टेंस भी क्या होता है, लैम्बडा बाई 2। दो एंटीनोड्स के बीच में डिस्टेंस भी क्या होता है, लैम्बडा बाई 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है, नोड्स एंड एंटीनोड्स आर इक्वली स्पेस्ड। हाँ, इसके अंदर एक और बात ध्यान में रखो, नोड नोड की दूरी लैम्बडा बाई 2 हमने तो पढ़ लिया, एंटीनोड एंटीनोड की दूरी लैम्बडा बाई 2 पढ़ लिया, लेकिन नोड एंटीनोड या फिर एंटीनोड नोड, इनकी दूरी होती है लैम्बडा बाई 4। तो ये याद रखो, ओके, ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये था कंडीशंस फॉर एंटीनोड्स। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट हम लोग वैसे भी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, है ना। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, frequency of vibrating body which is not under influence of external periodic force, है ना। और ये जिस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जब आती है तो वो वाइब्रेशंस को हम लोग फ्री वाइब्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री वाइब्रेशंस, ठीक है। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। अब फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये 2 पार्ट है। फ्री वाइब्रेशन यानी क्या, वो वाइब्रेशन जब बॉडी डिस्टर्ब होंगी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से और रिलीज होंगी, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं अपन, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, जो भी बॉडी के वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी अगर डेसिपेटिव फोर्स नहीं है, और जैसे अगर डेसिपेटिव फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है, डेसिपेटिव या डैम्पिंग एक ही बात है, तो एनर्जी डिक्रीज होते जाएंगे। चौथा पॉइंट, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स। एंड लास्टली, नहीं दिखा तो पढ़ के बताता हूं, वाइब्रेशन स्टॉप सूनर और लेटर डिपेंडिंग ऑन द डैम्पिंग फोर्स। जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जिनको डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो एक काम करता हूँ, हटाता हूँ, 1 मिनट के लिए हटाता हूँ, देख लो ना, डैम्पिंग फोर्स। ओके, क्लियर हुआ। हाँ, अब बारी आती है फोर्स्ड वाइब्रेशन की। फोर्स्ड वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशन होते हैं जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से आते हैं, है ना। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, है ना, वो डिपेंड करेगी। तीसरा, एनर्जी जो है ये कांस्टेंट होती है, क्योंकि एनर्जी जो कम होने वाली होती है
डैम्पिंग फोर्स की वजह से वो मेंटेन हो जाती है। किसकी वजह से? ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो मेंटेन रहती है। एम्पलीट्यूड भी मेंटेन रहता है, एम्पलीट्यूड इज स्मॉल बट रिमेन्स कांस्टेंट। एंड फाइनली वाइब्रेशन स्टॉप एज सुन एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्सेस स्टॉप। यानी जब भी एक्सटर्नल फोर्स स्टॉप कर दोगे वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स याद रखना, थियरी क्वेश्चन में आ सकते हैं फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन के। ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कीचड़ कॉन्सेप्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको ध्यान दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझा दो पहले, है ना। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एनएफ भी बोलते हैं, इट इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विथ विच, ये लिख लो, एन इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स। ठीक है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिससे कोई भी इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करेगा वो रहेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर एग्जांपल देके समझाऊंगा। हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। इसमें याद रखो ये एनएफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अपन फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। इंटीग्रल मल्टीपल यानी एनएफ का दूसरा इंटीग्रल मल्टीपल 2NF होता है, उसको अपन सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे। थ्री NF को हम लोग थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी एनएफ के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? हार्मोनिक्स होते हैं। एनएफ खुद एक फर्स्ट हार्मोनिक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ओवरटोन पे, है ना। ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन, ओवरटोन वो हार्मोनिक है जो वाइब्रेशन में एक्चुअली प्रेजेंट है ना। दैट हार्मोनिक विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन आर नोन एज ओवरटोन। ठीक है, यानी ओवरटोन हार्मोनिक्स ही है बट जो एक्चुअली प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, है ना। एग्जाम्पल देके बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल एक तबला है ना, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 हर्ट्ज, है ना। यानी वो तबला जब बजाओगे तो सबसे कम किससे बजेगा? वो 30 हर्ट्ज से। ठीक है, अब 30 हर्ट्ज अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो सबसे हल्के से वो तबला जो बजेगा वो 30 हर्ट्ज है। 30 हर्ट्ज से ज्यादा वो जिससे बजेगा फ्रीक्वेंसी, वो जो साउंड निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो रहेगी 60 हर्ट्ज। फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रह सकती वो 90 हर्ट्ज, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रह सकती 120 हर्ट्ज। ये रह सकती, दिस कैन बी प्रेजेंट, यानी 30 के बाद में क्या रहेगा? 60 रह सकता, 60 के बाद में 90, 90 के बाद में 120। यानी इसका मतलब ये है कि 45 नहीं रहेगा। यानी दैट तबला जिस तबले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, उसके बाद में वो 45 हर्ट्ज से कभी वाइब्रेट नहीं हो सकता, 48 से भी नहीं, 50 से भी नहीं। वो डायरेक्ट किससे वाइब्रेट होगा? 60 से। यानी उससे जो आवाज निकलेगा 30 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, वो कितने फ्रीक्वेंसी का निकलेगा? 60। और 60 से ज्यादा किससे निकलेगा? 90 से। यानी 70 हर्ट्ज उसमें नहीं मिलेगा। यानी ये मिल सकते, ये प्रेजेंट रह सकते। तो ये क्या हुए? हार्मोनिक्स हुए। अब हुआ ये कि उस तबला में ये प्रेजेंट नहीं था, ये प्रेजेंट नहीं था, है ना। एक और लिख देता हूं, यानी जब वो तबले को बजाया, है ना, तो ये उसका क्या था? फंडामेंटल।
जब उस तबले को थोड़ा और जोर से बजाया तो वो 60 से बजने के बजाय कितने से बजा, वो 90 से। एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता है हमेशा, 90 से बजा। तो जो 90 हर्ट्ज है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट ओवरटोन। यानी फंडामेंटल के बाद में जो फ्रीक्वेंसी बजती है, फंडामेंटल के बाद में जो फ्रीक्वेंसी से बजेगा वो इंस्ट्रूमेंट, उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। 120 से नहीं बजा, 150 से बजा, तो 150 हो गया हमारा सेकेंड ओवरटोन। लेकिन तुम अगर देखोगे 90 हर्ट्ज ये थर्ड हार्मोनिक भी है, तो इस तबले के लिए थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है। 150 हर्ट्ज उसका फिफ्थ हार्मोनिक है, तो जो फिफ्थ हार्मोनिक है वो यहां पे सेकेंड ओवरटोन है। ठीक है। हाँ, अगर सपोज 60 हर्ट्ज भी रहता था, तो 60 हर्ट्ज रहता था तो ये बन जाता था फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, क्लियर विद दिस? तो ये कंसेप्ट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन का। ओके, अब बारी आती है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक एयर कॉलम होता है जो अलग अलग तरीके के फ्रीक्वेंसी के वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एयर कॉलम के जो टाइप्स है, ऑर्गन पाइप या एयर कॉलम बोलते हैं उसको, इसके दो टाइप हैं। पहला है ओपन एट बोथ एंड्स, दूसरा है क्लोज्ड एट वन एंड, है ना। ओपन एट बोथ एंड्स, क्लोज्ड एट वन एंड। हमेशा हम लोग क्लोज्ड एट वन एंड बोलते हैं, ओपन एट वन एंड नहीं बोलते, क्योंकि कंफ्यूजन होगा इससे। ओपन एट बोथ एंड्स यानी एक एंड पे तो ओपन ही है ना वो भी, तो हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन एट बोथ एंड्स, क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, विच इज एंड करेक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ऐसा एक ट्यूब है, इसके अंदर अगर स्टेशनरी वेव्स बने तो स्टेशनरी वेव्स कुछ इस तरीके से बनेंगे यहां पे। ठीक है, तो ये पाइप का एंड है, और एंड पे ये जो बनना चाहिए, ये बनना चाहिए एंटीनोड, है ना। यानी एंड पे एंटीनोड बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है ना। कैसा होता है, एंड से ऊपर एंटीनोड बनता है, और जितने डिस्टेंस ऊपर एंटीनोड बनता है वो डिस्टेंस को अपन एंड करेक्शन कहते हैं। मतलब एंटीनोड जो है वो ऐसा बनता है। ठीक है, तो मैं एंड को ऐसा बता देता हूं, ये एंड है ना। तो जितने डिस्टेंस ऊपर एंटीनोड बना तो वो होता है एंड करेक्शन, है ना। और सपोज ये ट्यूब का डायमीटर कितना है, स्मॉल डी, तो जो एंड करेक्शन होता है वो होता है 0.3 डी या 0.6 आर। ठीक है, याद रखो जितने ओपन एंड्स उतने एंड करेक्शंस रहेंगे। जितने ओपन एंड्स रहेंगे उतने एंड करेक्शन रहेंगे। जैसे यहाँ पे दो ओपन एंड्स हैं तो यहाँ पे एंड करेक्शन रहेगा 2e। अगर पाइप एक एंड क्लोज है तो एक एंड ओपन है तो उसमें एंड करेक्शन रहेगा e, और e का वैल्यू 0.3d या 0.6r। ठीक है, एंड करेक्शन का कंसेप्ट समझा सभी को। वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड्स, है ना। ये दोनों एंड्स पे ओपन है ऐसे। तो सबसे पहला वाइब्रेशन जो है वो इस तरीके का आएगा। हमेशा ओपन एंड पे एंटीनोड बनता है, याद रखना। ओके, इसका जो लेंथ है L। अब इसमें याद क्या रखना है,
हमेशा याद रखो ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ नोड्स ये है 1, नंबर ऑफ एंटी नोड्स है 2 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12, V/12, ठीक है। अब यहां पे ना देखो कैसा होगा, ऐसा होगा, लेंथ आज भी L है, एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड। तो यहां पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए, 2, नंबर ऑफ एंटीनोड्स क्वेश्चन आया था 3, और यहां का फ्रीक्वेंसी N1 है ना, सॉरी N2 सेकेंड मोड है ना ये, वो रहेगा V/L या फिर 2NF, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे इस तरीके का स्टेशनरी वेव बनेगा, ये रहेगा एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड, ये है लेंथ L। अब यहां पे मुझे नंबर ऑफ नोड्स बताओ, 1 2 3, नंबर ऑफ एंटीनोड्स बताओ 4, और थर्ड मोड है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी रहेंगी 3V/12, दैट इज 3 टाइम्स NF, है ना। अब इसके अंदर सबसे पहली बात याद रखना, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, है ना, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, देखो NF 2NF 3NF, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछे, है ना, ये फर्स्ट ओवरटोन भी है, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 2NF, सेकेंड ओवरटोन की 3NF, तो पीथ ओवरटोन की P+1 NF। फर्स्ट ओवरटोन में 2 एंटीनोड, 2 नोड 3 एंटीनोड, यहां पे सेकेंड ओवरटोन में 3 नोड और 4 एंटीनोड, तो पीथ ओवरटोन में नंबर ऑफ नोड्स P+1, नंबर ऑफ एंटीनोड्स P+2, याद रखना, ठीक है। क्लियर विद दिस, तो ये टॉपिक लिख लो, है ना। अब यहां पे एंड करेक्शन क्या होता है, ओपन पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, एंड करेक्शन का फॉर्मूला N1L1 माइनस N2L2 अपॉन 2 ब्रैकेट में N2 माइनस N1, हो सकता है तुमको N2L2 माइनस N1L1 दिखे, तो यहाँ पे 2 अपॉन में N1 माइनस N2 आएगा, 2 2 1 1 1 माइनस 2 1 1 2 2 2 माइनस 1, ये याद रखना एंड करेक्शन का फॉर्मूला है, ओके। तो ये सॉल्व करते वक्त आ जाएगा, L1 पहली वाइब्रेटिंग लेंथ है और L2 दूसरी वाइब्रेटिंग लेंथ, N1 पहली फ्रीक्वेंसी, N2 दूसरी फ्रीक्वेंसी, ओके। अब क्लोज एंड पे अगर पाइप है, हमेशा याद रखो ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, क्लोज एंड पे नोड बनता है, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा, तो ये क्या है, एंटी नोड, ये है नोड, ये लेंथ है L, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स 1, नंबर ऑफ एंटी नोड्स भी 1, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है, नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड, तो नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे है 2, नंबर ऑफ एंटीनोड्स भी कितने हैं यहाँ पे 2,
और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 3v/4l विच इज 3NF, है ना। अब यहाँ पे ये है फर्स्ट ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड मोड। अब यहां पे कैसे बनेगा डायग्राम, एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए यहाँ पे 3, नंबर ऑफ एंटीनोड्स कितने हो गए 3। सेकेंड मोड है इसलिए फ्रीक्वेंसी N2, थर्ड मोड है इसलिए N3, कितना 5v/4l जिसको हम लोग 5NF कहते हैं। 5NF है, फर्स्ट ओवरटोन के बाद में आ रहा है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, जिसमें हम लोग इसको फिफ्थ हार्मोनिक भी कहेंगे या फिर थर्ड मोड भी कहेंगे, ठीक है। अब इसमें बातें क्या क्या याद रखना है, इसमें पहली बात याद रखना है ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स रहते हैं। अगर पीथ ओवरटोन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है कितनी रहेंगी, फर्स्ट की कितनी है 3NF, सेकंड की कितनी है 5NF, तो ये रहेगा 2p+1NF। नंबर ऑफ नोड्स फर्स्ट ओवरटोन में 2, सेकंड ओवरटोन में 3, तो यहाँ पे p+1। नंबर ऑफ एंटीनोड्स सेम रहेंगे नोड्स के, तो p+1। तो ये था वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड, ठीक है। अब इसमें एंड करेक्शन पूछते हैं। एंड करेक्शन इसमें N1L1 माइनस N2L2 अपॉन N2 माइनस N1 या फिर N2L2 माइनस N1L1 अपॉन N1 माइनस N2। तो ये है इसके फॉर्मूले फॉर एंड करेक्शन, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये वो एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग पाइप का एंड करेक्शन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है L2 माइनस 3L1/2, ओके। ये है सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ और ये है फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है तो इसको याद रख लेना। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज आए हैं पिछले साल पीवाईक्यूज में, वो एक बार जरूर सॉल्व करना, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में हम लोग स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग और बीट्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ओके। चलो अब मिलते हैं थर्ड पार्ट में, सेकेंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट में मिलते हैं, ओके। चलो बाय एवरीवन।